हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड लेक्चर है और आइए इसी को देखते हैं क्या एक्चुअली पढ़ना है इसमें। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने कुछ शुरुआत कर दी थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। आज बात करेंगे क्या क्या टूल्स इसमें ज़रूरी हैं। Now we know from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology is accomplished only if we have। पीछे हमने थोड़ी सी बात करी थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, और आज इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी एक्चुअल में ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो यस, की टूल्स कौन कौन से हैं, यानी अगर हमें आर डीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो की टूल्स क्या हैं? यस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमेरेज एंजाइम्स, लाइगेजेस, यानी यहाँ पे एंजाइम्स ज़रूरी कौन कौन से हैं, यानी फर्स्ट ऑफ थिंग्स कि एंजाइम्स चाहिए हमें। वेक्टर्स चाहिए जिससे हमें ट्रांसफ़र करना है होस्ट में, और एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखें तो इसमें हमें क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए, वेक्टर डीएनए चाहिए, होस्ट सेल चाहिए, ठीक है। लेकिन एक हमारे पास होना चाहिए पैसेंजर डीएनए या डिज़ायर्ड जीन। इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं आप, भाई डिज़ायर्ड जीन भी तो चाहिए जिसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे, जो आपकी ज़रूरत का प्रोडक्ट बनाएगा कल को। यस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल, बट फर्स्ट ऑफ थिंग क्या क्या चाहिए एक बार फिर से। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए डीएनए को कट करने के लिए, पॉलीमेरेज एंजाइम चाहिए, लाइगेजेज चाहिए, वेक्टर्स चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म। आगे डिटेल में बात होगी। तो पहला पॉइंट आपका होता है जिसमें एंजाइम की ज़रूरत है, वेक्टर डीएनए की ज़रूरत है, पैसेंजर डीएनए की ज़रूरत है और होस्ट सेल की ज़रूरत है। एंजाइम क्या है? जिससे हम कट करेंगे चीज़ों को, ठीक है, जोड़ेंगे चीज़ों को मतलब क्या? डीएनए को कट करेंगे, डीएनए को जोड़ेंगे। वेक्टर डीएनए क्या है? जिस पे इनकारपोरेट करेंगे डिजायर्ड जीन को, जिसको इनकारपोरेट करेंगे वो भी ज़रूरी है, और जिसमें ट्रांसफ़र करेंगे लास्ट में होस्ट सेल। चार चीज़ें कम से कम इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ी सी डिटेलिंग, एंजाइम क्या क्या चाहिए, इसकी इंटरनल डिटेलिंग एनसीईआरटी ने नहीं करी है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला एंजाइम क्या चाहिए? लाइजिंग एंजाइम। भाई मान लीजिए कोई हमारी सेल है और जिसमें से हमें डीएनए निकालना है, तो ऐसे ही डीएनए आप ऊपर से तो खींच नहीं लेंगे। भाई मान लीजिए ये जो आपका सेल है, इस सेल की कोई सेल वॉल है, कोई कवरिंग है, ठीक है ना। तो इस कवरिंग को भी आपको डिसॉल्व करना है, तो इसको डिसॉल्व करने के लिए आपको लाइजिंग एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। आगे एनसीईआरटी में ये बात दी हुई है लास्ट में, है ना, वहाँ भी हम आपको दिखा देंगे, बट आप अभी इसको नोट करें। लाइजिंग एंजाइम, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ जिस पेज नंबर पे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप आगे चल के इसको देखेंगे तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और पेज नंबर 201, ये जो लाइजिंग एंजाइम की डिटेलिंग है वो पेज नंबर 201 पे दी हुई है। तो यस, लाइजिंग एंजाइम का फंक्शन देख लेते हैं। तो एंजाइम यूज्ड फॉर लिसिस ऑफ सेल, इस सेल को ब्रेक करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ने वाली है, और उसके बाद फिर हम इस डीएनए को निकाल लेते हैं। तो अगर वो बैक्टीरिया की सेल है तो लाइसोजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। ये सवाल नीट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर बैक्टीरिया की सेल या बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करने के लिए, लिसिस करने के लिए, तोड़ने के लिए लाइसोजाइम की ज़रूरत होगी। अगर वो प्लांट की सेल से आपको निकालना है, दिस इज द प्लांट सेल, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो स्पेशली सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो यस, ये आप इसको ब्रेक करके सेलुलेज एंजाइम से और पैक्टिनेज एंजाइम से निकाल सकते हैं। थर्ड इज अ काइटिनेज एंजाइम। अब काइटिनेज किसको ब्रेक करेगा? काइटिनेज यानी कि काइटिन एंजाइम, काइटिन का बना होता है फंजाई की सेल वॉल, तो काइटिनेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो एनिमल सेल है तो आप वहाँ पे प्रोटीन और लिपिड यानी सेल मेम्ब्रेन को आपको ब्रेक करना होगा, यानी सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए प्रोटीजेस और लाइपेजेस की ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। तो यस, पहला एंजाइम जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे नहीं लिखा है, भाई यहाँ पे एक और एंजाइम चाहिए, दिस इज नोन एज लिसिस एंजाइम, यानी ब्रेक करने के लिए भी तो एक एंजाइम चाहिए। भाई लाइगेज के बारे में लिखा है, पॉलीमेरेज के बारे में लिखा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में लिखा है, तो उसके बारे में भी होना चाहिए। यस, लाइजिंग एंजाइम्स। तो एंजाइम यूज फॉर लिसिस ऑफ सेल, और फिर आप इजीली इस डीएनए को निकाल पाएंगे। तो अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल है वहाँ से निकालना है तो लाइसोजाइम चाहिए। प्लांट की सेल है तो प्लांट की सेल का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज और पैक्टिन का, तो सेलुलेज और पैक्टिनेज चाहिए। फंजाई
काइटिन का बना होता है तो काइटिनेज चाहिए, एनिमल सेल प्रोटीन और लिपिड का बना होता है तो प्रोटीज और लाइपेजेस चाहिए। तो पहला एंजाइम तो आप इसे नोट करें। देन सेकंड, क्लीविंग एंजाइम्स। क्लीविंग एंजाइम्स मतलब क्या, चीजों को ब्रेक करने वाला एंजाइम चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज द एक्सोन्यूक्लियस एंड सेकंड इज द इंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस इंडोन्यूक्लियस का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आपका ये डीएनए का टुकड़ा हो, मान लीजिए ये डीएनए का टुकड़ा हो और इसको कट डीएनए एट टर्मिनल एंड, लास्ट में अगर कट करना है तो फिर हमें एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत। एक्सो मतलब बाहर वाला, तो यस टर्मिनल एंड पे। ये बहुत यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर हमें बीच में कट करना है, किसी पर्टिकुलर जगह पे कट करना है या इंटरमीडिएट प्लेस पे बीच में कट करना है, तो इससे किसकी जरूरत पड़ेगी, इंडोन्यूक्लियस की। इंडोन्यूक्लियस का हमारे पास एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। याद आया, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। यही आपकी बात अभी पीछे हुई थी। यस, ये हमारा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दिस इज द काइंड ऑफ इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है ना, मैं बार बार अपने पॉइंट को आपको दिखाता रहता हूं कि आपको एडिशनल नहीं लगना चाहिए, ये सब एनसीईआरटी की बात हो रही है। ठीक है ना, चलो, तो एक हो गया क्लीविंग एंजाइम, ब्रेक करने वाला, तोड़ने वाला एंजाइम। ठीक, नेक्स्ट आइए सिंथेसाइजिंग एंजाइम। इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको। जैसे मान लीजिए हमें डीएनए का टुकड़ा ही बनाना हो तो डीएनए, भाई अब ये आगे जरूरत पड़ेगी, मैं आगे बताऊंगा कि कहां पे जरूरत पड़ेगी। सिंथेसाइजिंग एंजाइम मींस अगर हमें डीएनए बनाना हो या आरएनए बनाना हो या आरएनए से डीएनए बनाना हो, आप ये ऐसे कर लीजिए, आरएनए को छोड़ दीजिए, तो यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए की बात है। अब डीएनए दो तरीके से बनता है, डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए से आरएनए बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, डीएनए से आरएनए कह रहा हूं। अगर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपके पास हो और आपको डिजायर्ड डीएनए बनाना ही हो तो आप डीएनए से आरएनए बना सकते हैं। या आपके पास मान लीजिए आरएनए है और आप डीएनए बनाना चाहते हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, जिसकी डिस्कवरी टेमिन एंड बाल्टीमोर ने करी थी, इसलिए इसका नाम टेमिनेज एंजाइम भी होता है। तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम यूज्ड फॉर डीएनए फॉर्मेशन, यूज फॉर डीएनए फॉर्मेशन, और ये डीएनए से डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए बनाएगा। ठीक है ना, डीएनए से आरएनए लिखा हुआ, आप इसे कट कर दीजिए। ये यस, डीएनए से डीएनए बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये आरएनए से डीएनए बनाएगा। ठीक है ना, आरएनए से डीएनए बनाएगा। क्लियर हो गई बात। तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम की जरूरत क्या है, डीएनए बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अब डीएनए अगर डीएनए से बनना है तो डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए अगर आरएनए से बनना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आपने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा होगा, वहां भी ये बात आती है। लास्ट इज या फोर्थ, ज्वाइनिंग एंजाइम। ये क्या है, मान लीजिए आपने किसी टुकड़े को कट किया और फिर उसको जोड़ना चाहते हैं। आगे हम अभी लास्ट में आपको दिखा भी देंगे कैसे जुड़ेगा। ज्वाइनिंग एंजाइम इज द लाइगेज। कौन सा एंजाइम, लाइगेज। ये क्या है, एंजाइम यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस को जोड़ने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसको मॉलिक्यूलर गम या मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम। क्लियर, ये तो बात हो गई हमारी एंजाइम की। अब सेकंड हमारे पास क्या था, जरा देखिए। पहला हमारे पास था क्या, एंजाइम। दूसरा क्या था, वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए क्या है, हम आपको एक एग्जांपल आज दे देते हैं। दिस इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज ए काइंड ऑफ वेक्टर डीएनए। ठीक है ना, ये हमारे इन डिजायर्ड जीन को या हमारे डिजायर्ड डीएनए को लेके आगे की तरफ जाता है। चलेगा, ये हमारे डिजायर्ड डीएनए को आगे की तरफ लेके जाएगा। चलेगा, बोलो भाई साहब। ओके, यस। तो वेक्टर डीएनए के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है। वेक्टर डीएनए के बारे में लिखा भी है यहाँ, स्पेशल डीएनए विच कैरी ट्रांसफर डिजायर जीन, विच कैरी या ट्रांसफर डिजायर्ड जीन या डीएनए, स्पेशली आप जीन कहिए, इनटू होस्ट। वेक्टर मस्ट हैव सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी। जो वेक्टर होगा उसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी होनी चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो खुद से रेप्लिकेट कर ले। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपसे ये बात करी थी कि वेक्टर एटलीस्ट रेप्लिकेशन करना चाहिए, वो कर ले, खुद से कर ले। तो यस, वेक्टर जो आपका होगा, वेक्टर क्या है, ये वो होता है जो डिजायर्ड जीन को हमारे लेके जाएगा। स्पेशल डीएनए ट्रांसफर डिजायर्ड जीन कहाँ, होस्ट में। होस्ट भी हमारी इच्छा अनुसार होना चाहिए। अब आगे एनसीईआरटी ने कहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करनी है। अब टॉपिक को पूरा जोड़िए। मैंने आपसे कहा एंजाइम, अब एंजाइम में हमारे पास एक एंजाइम था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्या था, इंडोन्यूक्लियस।
इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जो हमने आपको पढ़ाया वो तो आपने समझ ही लिया, क्या क्या जरूरत पड़ने वाली। अब मेन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन इट्स ए काइंड ऑफ इंडोन्यूक्लियस। क्या है ये? रिस्ट्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ इंडोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस मतलब इंडोन्यूक्लियस, ये डीएनए को बिटवीन प्लेस कट करेगा या इंटरमीडिएट प्लेस पे कट करेगा, ठीक है। इन द 1963 टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. Escherichia coli बैक्टीरिया में दो एंजाइम दिखे जो बैक्टीरियोफेज अगर आता है तो उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते थे। क्या था वो एंजाइम? एक एंजाइम के बारे में तो इन्होंने नाम नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। ये क्या है? एक एंजाइम होता है, दिस इज नेम्ड एज मिथाइलेज। इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। व्हाइल अदर कट द डीएनए, जो दूसरा वाला जो कट करता है उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। समझ पा रहे हैं ना? अब बात क्या है, बात ध्यान से समझिए। ये बैक्टीरियोफेज जब इसके ऊपर अटैक करता है तो पहला जो स्पेशली ये जो इकोलाई है, इसमें अपने लिए एंजाइम बनाया था, हमने उसका इस्तेमाल किया अपनी ज़रूरतों के लिए। तो इसने क्या करा, ध्यान से समझिएगा। इसने जो इकोलाई बैक्टीरिया हमारा है, इसमें दो एंजाइम, वन इज द मिथाइलेज एंड सेकंड इज द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। मिथाइलेज से अपने ही बैक्टीरिया के डीएनए को ये बचाता है कि उसको कोई आके नुकसान ना पहुंचा पाए। लिखा क्या है, जरा ध्यान से देखिए। लिखा है कि टू एंजाइम डिस्कवर किए गए रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्चेरिचिया कोलाई। बैक्टीरियोफेज वायरस जब एस्चेरिचिया कोलाई पे अटैक करेगा तो उसको ग्रोथ उसकी बढ़ने ना दे। कैसे? दो एंजाइम से, एक जिसके पास, जिसको मिथाइलेज कहा गया, जिसमें मिथाइल ग्रुप अपने डीएनए पे एस्चेरिचिया कोलाई मिथाइल ग्रुप जोड़ लेता है जिससे कि अटैक ना कर पाए। लिखा भी है, मिथाइलेज एंजाइम नेवर कट द डीएनए ऑफ ओन बैक्टीरिया बिकॉज बैक्टीरिया मॉडिफाई द रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ इट्स डीएनए बाई मिथाइलेशन। अपने बैक्टीरिया को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट नहीं करेगा, लेकिन दूसरे को निपटा देगा। अगर बैक्टीरियोफेज आएगा तो उसको काट देगा। ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो 1963 में दो एंजाइम डिस्कवर किए गए एस्चेरिचिया कोलाई में जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते थे। पहला क्या था? पहले में मिथाइल ग्रुप ऐड, पहला वाला मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेता था अपने पे, और इसका नाम था मिथाइलेज। अपने डीएनए को ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बचाता था, लेकिन जब कोई दूसरा आता था तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको कट कर देता था और बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन नहीं कर पाता। इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसी का इस्तेमाल हमने आगे किया। नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्मिथ, एंजाइम नोन एज हाइंड सेकेंड। लेटर ऑन स्मिथ, नाथन एंड अर्बर स्मिथ एंड नाथन, इनको 1978 में इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। तो दे डिस्कवर्ड इको-R1 एंजाइम फ्रॉम द इकोलाई, इन लोगों ने, नाथन एंड अर्बर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास 2-3 आया। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम वाज हाइंड सेकेंड, स्मिथ ने किया। बाद में स्मिथ, नाथन और अर्बर को नोबेल प्राइज मिला 1978 में। इको-R1 भी उन्होंने ऑब्टेन किया इकोलाई से। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर हुई, एक तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो इकोलाई में है, एक मिथाइलेज जो इकोलाई में है। मिथाइलेज अपने को बचाता है, अपने डीएनए को, कि हाँ अपना खुद का ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसे कट ना करे। ओके, तो मिथाइलेज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपने को बचाने में, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कोई और आता है तो उसको डिलीट कर देता है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे थोड़ी और बात। क्या? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज हाइंड सेकेंड। अभी पीछे मैंने आपसे कहा, आप इसे मार्क करें। हीमोफिलस बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन किया गया हाइंड सेकेंड। ये बैक्टीरिया में से ही ऑब्टेंड होता है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नेम्ड एज हाइंड सेकेंड, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। व्हिच फंक्शनिंग डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। 5 साल बाद उसकी डिटेलिंग और आई। इट वाज फाउंड दैट हाइंड सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट द पर्टिकुलर पॉइंट। जहां पे 6 बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं, वो आपको याद नहीं करना कि क्या है, बट आपको बस ये याद करना है कि हाइंड सेकेंड एक स्पेसिफिक
डीएनए सीक्वेंस पे काम करते हैं, आगे अभी बात करेंगे, उनको पैलेंटोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं। दीज सीक्वेंस बेस सीक्वेंस यानी दीज सीक्वेंस बेस सीक्वेंस स्पेसिफिक जो होता है इसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं फॉर हाइंड सेकेंड। मतलब क्या हुआ, हाइंड सेकेंड एक पर्टिकुलर जगह पे ही डीएनए को कट करेगा, तभी तो इसको स्पेसिफिक बोला जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन पर्टिकुलर जगह पे ही कट करेगा। एक सवाल और, बिसाइड्स हाइंड सेकेंड टुडे वी नो मोर देन, बहुत बार पूछा गया है ये, आज की डेट में सबसे पहला डिस्कवर्ड कौन है, डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज हाइंड सेकेंड, पहला सवाल। दूसरा, अर्बर, स्मिथ और नाथन को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तीसरा सवाल, बहुत ढेर सारे भी बने हैं, बहुत ढेर सारे बन चुके हैं, बहुत ढेर सारे ऑब्टेन्ड किए जा चुके हैं, बहुत ढेर सारे ऑब्टेन्ड किए जा चुके हैं, उसमें से अगर आप देखें तो मोर देन 900 restriction enzyme that have been isolated from over 230 strain of bacteria। 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑब्टेन्ड किए जा चुके हैं, कितने, 900, ध्यान से समझिएगा, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और 230 से भी ज्यादा स्ट्रेन्स, ठीक है, दोनों बातें मार्क कर लीजिएगा। तो यस, हाइंड सेकेंड टुडे वी नो मोर देन, अगर हम हाइंड सेकेंड के अलावा बात करें तो भैया फिर से लिख लीजिएगा, 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं और 230 ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। पूरी बात फिर से एक बार बता दूं, हाइंड सेकेंड पहली बार डिस्कवर किया गया, ये एक पर्टिकुलर जगह पे ही कट करता है और इसका 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है जहां पे कट करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, बिसाइड्स हाइंड सेकेंड के अलावा मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आइसोलेटेड। कहां से, फ्रॉम यानी ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये लाइन गजब का इंपॉर्टेंट है, आप इसे खूब अच्छे से मार्क कर लें, नीट में खूब पूछा जाता है कि 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और 230 से ज़्यादा स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया। पूरी बात अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की फिर से करें तो इट्स ए क्लास ऑफ एंडोन्यूक्लियस से बिलोंग करता है। ई कोलाई में सबसे पहले ऑब्टेन किया गया, स्मिथ साहब ने सबसे पहले हाइंड सेकेंड को डिस्कवर किया था, बाद में स्मिथ, नाथन और अर्बर को इकोआर1 एंजाइम भी ऑब्टेन हुआ था और इन्हें नोबेल प्राइज मिला। दोनों बातें अलग, लेकिन फर्स्ट पूछा जाएगा तो हाइंड सेकेंड। मिथाइलेज, मन में सवाल आ सकता है कि मिथाइलेज क्या करता है, तो ये अपने डीएनए सीक्वेंस को बचाता है, किससे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, कि अपने को ही वो कट ना कर दे। उसके बाद और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आती है कि हाइंड सेकेंड जिस जगह पे कट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। एक और सवाल मन में आता है कि 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अब तक ऑब्टेन किए जा चुके हैं 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, जो कि डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस रखते हैं। तो आपको रटना नहीं है कि किस उन 230 की क्या सीक्वेंस है, जितनी इंफॉर्मेशन है इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ होने वाली आपको नहीं है। चलिए और बात करते हैं। अब एक दूसरा सवाल आता है कि इनका नाम कैसे रखा जाता है। जैसे अभी पीछे एक नाम हमने लिखा हाइंड सेकेंड, नाम एक रखा हाइंड सेकेंड, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक नाम यहाँ पे आगे अभी देख रहे होंगे आप, इकोआर1। इसकी डिटेलिंग आपको जरूरी है क्योंकि नीट में इकोआर1 से सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो यस, इस पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइएगा। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हम आपसे बात करने वाले हैं कि इनका नेमिंग कैसे करते हैं, इनका नामनक्लेचर कैसे करते हैं। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस। ये जो जैसे आपने नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इकोआर1, ये नाम लिखा हुआ है, ये नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। किसका नाम है ये, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये नीचे लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है ये, ठीक है। इकोआर1 जो ई वर्ड है, ई कहां से आया, तो फर्स्ट लेटर, आप इसे अच्छे से याद रखना, फर्स्ट लेटर ऑब्टेन फ्रॉम जीनस, सेकंड 2 लेटर
अगले दो अक्षर कहां से आए, CO, को, ये कहां से आया, इट्स कम्स फ्रॉम स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। कहां से आया, स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, जहां से ये आइसोलेट किए गए हैं। तो E फॉर इश्चेरिचिया और CO फॉर कोलाई। ओके, यस, मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट लेटर जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, एंजाइम का फर्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस, और अगले दो लेटर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीसीज। क्लियर कर लीजिए, E फॉर इश्चेरिचिया और CO फॉर कोलाई। ठीक है, अगला एग्जाम्पल के तौर पे इको R1 कम्स फ्रॉम इश्चेरिचिया कोलाई RY13, इश्चेरिचिया कोलाई RY13, E फॉर इश्चेरिचिया, CO फॉर कोलाई, यानी ये हमारा स्पीसीज है और ये हमारा जीनस है। आगे की बात करें, लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, ये RY स्ट्रेन का नाम है, R जो है ये स्ट्रेन का है। एंड जो रोमन नंबर है, रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो 13 नंबर लिखा हुआ है, या इको R1, यहां पे जो 13 लिखा हुआ है, ये तो इसका नाम है इको RY13। इसमें जो रोमन नंबर 1 लिखा हुआ है, इको R1, तो जो 1 है ये सीक्वेंसिंग नंबर 1 है। ऐसे ही आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक और भी होता है हमारे पास, इको R5, ये भी होता है। तो इको मतलब, ई मतलब इश्चेरिचिया, CO मतलब कोलाई, R ये स्ट्रेन है, और फिफ्थ मतलब ये 5वें नंबर पे सीक्वेंसिंग करी गई है। रोमन नंबर ये जो 1 2 3 4 5 लिखा ना, 1 और ये 2, ये 3 और ये 4 जो लिखा हुआ ना, ये इसकी बात करें तो रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। एक बार हम पूरी बात आपको फिर से बता देते हैं। अगर हम नेमिंग की बात करें, नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो रिस्ट्रिक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 लेटर, 3 से 4 लेटर होते हैं, प्लस एक रोमन नंबर होता है, नाम जैसे इको R प्लस एक रोमन नंबर इको R1, ठीक है ना। तो ये E क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट लेटर ऑफ बैक्टीरिया जीनस, तो यस ये हमारा हो गया E, ठीक है ना। सेकेंड एंड थर्ड लेटर यानी अगले दो अक्षर, सेकेंड एंड यानी अगले सेकेंड 2 लेटर्स, यानी सेकेंड जो दो अगले दो अक्षर, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ बैक्टीरिया स्पीसीज, स्पीसीज की बात कर रहे हैं, CO, एंड फोर्थ लेटर नॉन एसेंशियल, जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है, ये क्या है, ये स्ट्रेन का है, जैसे RY है तो R ले लिया, और रोमन नंबर इंडिकेट द सीक्वेंस या आइसोलेशन ऑफ एंजाइम फ्रॉम द बैक्टीरिया। ये चारों बातें आपको बिल्कुल घोल के पी जानी है सर, याद रखिएगा। तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक और याद कर लीजिएगा, इको R5, ये भी जरूरी, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये भी नीट में आ चुका है। इको R5 ये 5th नंबर की सीक्वेंसिंग है, R वही स्ट्रेन, CO वही कोलाई, E वही जीनस। नीट में एक बार सवाल पूछा कि इको R1 में E क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, और एक बार और पूछा CO क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज। कभी पूछ लेगा 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यस रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जिस सीक्वेंसिंग में ऑब्टेन किया गया है उस सीक्वेंसिंग की बात करना, चलेगा। चलो डन, आगे बढ़े फिर। ये याद रख लीजिएगा, एक लास्ट पॉइंट चलते चलते और बता दूं, जो मैंने आपको यहां पीछे पढ़ाया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट नॉट इन यूकैरियोट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको सिर्फ और सिर्फ कहां मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में। एक सवाल और, किस लिए मिलते हैं, क्या काम होता है इनका, तो ये भी बात आपको याद रख लेना है कि इनकी एक्चुअल में ज़रूरत क्या होती है। तो ये अपने लिए होते हैं सर, आपके लिए नहीं होते, ये अपने लिए होते हैं, ठीक है ना। किसके लिए, अपने खुद के लिए होते हैं और खुद के लिए काम करते हैं, ठीक है। एक सेकंड बेटा, डन। चलो नेक्स्ट आइए, ये तो हो गया नॉमेनक्लेचर किसका, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। फर्स्ट लेटर जीनस, सेकेंड और थर्ड स्पीसीज, फोर्थ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, और रोमन नंबर सीक्वेंसिंग यानी किस सीक्वेंस में आइसोलेट किया गया। आगे की बात करें, ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर हम बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसेस। आप इसे नोट कर लें, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करता है, तो लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स न्यूक्लियसेस। आपको याद होगा ये बात हमने बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाई है, बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा, जहां पे कई क्लास होते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, याद आ रहा है कुछ,
वो भी आपने छह पढ़े होंगे, टोटल 6। चलिए छोड़िए, यहां पे आइए। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम है, दिस नोन एज न्यूक्लियेजेस। अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया भी था कि यहां पे दो क्लास होता है, दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरा इंडोन्यूक्लियेज, पीछे पढ़ाया था। यानी अगर पूछा जाए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्लास क्या है, तो आंसर न्यूक्लियेजेस। इसके दो प्रकार है, एक एक्सोन्यूक्लियेजेस, दूसरा इंडोन्यूक्लियेजेस। एक्सोन्यूक्लियेजेस क्या है जी? एक्सोन्यूक्लियेजेस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। ये टर्मिनल एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं, कौन? एक्सोन्यूक्लियेजेस, ठीक है। सेकंड इज इंडोन्यूक्लियेजेस। इंडोन्यूक्लियेजेस मे कट ऑन द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। दोनों बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा कि एक्सोन्यूक्लियेजेस जो है ये किसी किनारे से डीएनए को कट करेगा, और जो इंडोन्यूक्लियेज है ये किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डीएनए को कट करेगा। सारी बातें क्लियर है? ईच रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये तब काम करते हैं पूरा इंस्पेक्शन के बाद। वंस इट, ध्यान से समझिएगा, ईच रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। पूरा पहले इंस्पेक्शन करेंगे, पूरा निरीक्षण करेगा, उसके बाद वंस इट फाइंड स्पेसिफिक रिकॉग्निशन, जब अपना पर्टिकुलर पॉइंट पाएगा, जैसे कहीं मिलेगा GAATTC, तब काम करेगा। अब कहां कट करेगा? G और A के बीच में, अभी आपको बताऊंगा कैसे। इट विल बाइंड टू डीएनए एंड कट ईच ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एट द स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये सवाल बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि जो डीएनए की बैकबोन बनी होती है वो किसकी बनी होती है? शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। ये आपको याद होना चाहिए कि डीएनए की बैकबोन किसकी बनी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट से। पॉइंट अभी भी वहीं का वहीं है, ये बाकायदा इंस्पेक्शन करता है, और जब इसकी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलती है तो दोनों एंड को कट करता है, दोनों तरफ से डीएनए को कट करता है। कैसे? अभी आपको दिखा रहा हूं। ईच रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। ये एक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ये क्या होता है अभी आपको हम बताते हैं। दिस इज द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है। चलेगा बच्चों? ओके, तो बस अब हम बात करने चल रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, और ये कट करता है एक स्पेसिफिक जगह पे। पूरे डीएनए को पहले इंस्पेक्शन कर लेगा, उसका पूरे का निरीक्षण कर लेगा, और उसके बाद कट करेगा पर्टिकुलर जगह पे, जहां पे इस कट करने के लिए ये स्पेसिफिक होगा वहां पे कट करेगा। ये स्पेसिटी आपको एक आध दो जगह याद करनी है, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इस द क्लास ऑफ न्यूक्लियेजेस, और उसमें भी इंडोन्यूक्लियस। चलेगा? अब ये डायग्राम आपको देखना है। ये डायग्राम पढ़ने से पहले हम आपको एक बात और समझाना चाहते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल में ये है क्या, इसको कैसे आप समझेंगे। पैलेंड्रोम क्या है? तो डू यू नो दैट पैलेंड्रोम आर, पैलेंड्रोम क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ लेटर। ध्यान से समझिएगा। पैलेंड्रोम, भाई एक वर्ड हमने पीछे भी पढ़ाया, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पढ़ा है ना। तो ये क्या है? पैलेंड्रोम क्या होता है? अगर आप जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो सुने क्या होता है ये पैलेंड्रोम। दीज आर द ग्रुप्स ऑफ लेटर। ये वो अक्षर होते हैं, अक्षरों का समूह होता है, दैट फ्रॉम द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसे एक वर्ड आपको यहां मिल रहा है MALAYALAM। अगर आप इसे इधर से भी पढ़ते हैं फॉरवर्ड तो भी आपको ये वैसे ही दिखेगा, और अगर आप बैकवर्ड पढ़ेंगे तो भी आपको ये वैसे ही दिखेगा। जैसे MALYALAM, मलयालम लिखा हुआ है ना, मलयालम। तो इधर से भी आप पढ़ेंगे तो MALAYA, एक ही जैसा, सेम। इधर भी देखेंगे तो भी सेम, और इधर भी देखेंगे तो भी सेम, कोई अंतर नहीं आने वाला। लिखा भी है। मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें कि दीज आर द ग्रुप्स। पैलेंड्रोम क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ लेटर दैट फ्रॉम द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मलयालम। एज अगेंस्ट ए वर्ड पैलेंड्रोमिक where the same word is read in both direction, that is very important. Same word is read in the both. अगर आप दोनों तरफ से पढ़ेंगे तो एक ही जैसा दिखेगा. The palindrome in the DNA sequence base pair read same on the two strand when orientation is kept the same. अगर आप ओरिएंटेशन देखेंगे एकदम सेम दिखेगा. जैसे अगर हम आपको एक डीएनए सीक्वेंस बना के दिखाएं तो GAATTC, आप पलट के इसको लिखिए GAATTC. आप देखिएगा अगर आप इसे 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ेंगे
तो भी आपको ऐसे दिखेगा, और अगर आप पलट के इसको 3 to 5 डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो आपको ये कैसा दिखेगा, सेम दिखेगा। बात समझ पा रहे ना? तो यस, पॉइंट को मार्क करें। ऐसे ही पैलिंड्रोम क्या होगा हमारा, मलयालम। ओवरऑल एक वर्ड में फाइनली अगर बोल दें तो वर्ड क्या निकल के आता है कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन से पढ़ें, राइट साइड से पढ़ेंगे तो भी वैसा ही दिखे, और लेफ्ट साइड से दिखे पढ़ें तो भी वैसा दिखे, दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम की डिफिनीशन क्या हुई कि these are the groups of letter that from the same word when read both forward and backward, like that example is the Malayalam. In the kind of DNA sequence, if you read the sentence in the 5 to 3 direction, then it is GAATTC, and again read in the 3 to 5 direction, then you would obtain GAATTC again. तो बस मार्क कर लीजिए इसको। For example, following sequence read in the same 2 stand 5 to 3 डायरेक्शन, एंड दैट इज आल्सो ट्रू। ये तब भी सही है जब आप इसे 3 to 5 डायरेक्शन में पढ़ते हैं। अगेन देन इट इज आल्सो करेक्ट, इट इज द पैलिंड्रोम। क्लियर? चलिए, तो अब इसको और समझना है थोड़ा, इसके इंटरनल जाके ये डायग्राम देखिए आपके सामने है। हमारे पास कौन सा कट करने के लिए है, एक आपके पास है इको R1, नाम क्या है, इको R1। एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे कम करेगा, ये देखिए डीएनए का सीक्वेंस है, ये हमारा वेक्टर डीएनए। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, यही एंजाइम वेक्टर डीएनए को भी कट करेगा, और यही एंजाइम सेम जगह से हमारे डिजायर्ड जीन को भी कट करेगा। ये आज याद कर लीजिए, आगे की वीडियोस में काम आने वाला है। अगर आप ये याद करेंगे तो फायदा मिलेगा। देखिए, एंजाइम कट द बोथ डीएनए स्टैंड एट द सेम साइट। आप देखिए क्या लिखा है, GAATTC, इधर भी देखिए GAATTC। क्लियर? अब देखिए जी और ए के बीच में एंजाइम जाके कट कर रहा है, दूसरी तरफ से भी सेम जगह पे कट कर रहा है जी और ए के बीच में। क्लियर? और अगर आप हमारा जो फॉरेन डीएनए है, या यू मीन टू से हमारा डिजायर्ड जीन है, तो इको R1 कट द डीएनए बिटवीन द बेसिस जी एंड ए। याद रखिएगा, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस जगह पे कट करेगा, तो जी और ए के बीच में कट करता है, ये रट लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट द डीएनए, और ये तभी कट करेगा जब ये पूरे डीएनए का निरीक्षण करेगा, और जिस जगह पे जी और ए मिलेगा वहीं कट करेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं कट करेगा, वापस चला जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है, और दोनों को कट करेगा, ये भी याद रखिएगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये इस साइड से कट कर रहा है, नाम क्या है, इको R1, इसने क्या प्रोड्यूस किया, स्टिकी एंड। क्या प्रोड्यूस किया, स्टिकी एंड। स्टिकी एंड क्या मतलब, अगर आपने कभी नॉर्मल में किन्हीं दो चीजों को काट के जोड़ा हो, और अगर आप थोड़ा ऑब्लिक यानी थोड़ा तिरछा जोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा जुड़ेगा। अगर आप बीच से कट कर देंगे ऐसे ही बराबर भाग में, तो ये कभी जुड़ता नहीं है। और ये इको R1 क्या बनाता है, याद रखिएगा, स्टिकी एंड बनाता है। क्या बनाता है, स्टिकी एंड। अगर ये सेंटर से कट करता माय डियर, तो ये ब्लंट एंड बनाता, और ब्लंट एंड किसी काम का नहीं होता, ये याद रखिएगा। स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और लास्ट में देखिए, डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन एट स्टिकी एंड, तो फिर से सुन लीजिएगा, इको R1 GAATTC पैलिंड्रोम पे काम कर रहा है, जी और ए के बीच में कट कर रहा है, वेक्टर डीएनए को भी कट कर रहा है, और डिजायर्ड डीएनए को भी कट कर रहा है। और लास्ट में देखिए, ये हमारा वेक्टर डीएनए हुआ और ये हमारा डिजायर्ड डीएनए हुआ, और दोनों जुड़ गए, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या नाम देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर? और अब हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, और ये इतना ऐसे जुड़ा है कि लग ही नहीं रहा है कि इसका है, लग रहा है किसी और का, लग ही नहीं रहा है कि किसी और का है, ये खुद का है। बात समझ पा रहे ना? तो यस, यहाँ पे जितने सवाल बन रहे हैं, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसकी थोड़ी डिटेलिंग हम एक बार और आगे दिखाने वाले हैं, तो जरा वहां फिर से आइए। लेकिन ये याद रखिएगा कि इको R1 पैलिंड्रोम पे कट करता है, GAATTC इसका पैलिंड्रोम है, जी और ए के बीच में कट करेगा, वेक्टर और डिजायर्डीन दोनों को कट करेगा, उसके बाद दोनों जुड़ जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये जुड़ा कैसे, तो इसके लिए एक और एंजाइम आगे पढ़ाऊंगा, दिस इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज इसको जोड़ेगा, आगे बात होगी। यस, आइए तो जरा मार्क कर लीजिएगा जल्दी से इसमें कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द, मार्क करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। कहां कट करेगा, पैलिंड्रोमिक साइट पे कट करेगा, थोड़ा सा सेंटर से दूर। थोड़ा सा सेंटर से जब दूर करेगा तो ये स्टिकी एंड बनाएगा, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्टैंड। दिखा चुका हूं,
जी और ए के बीच में कट करेगा दोनों जगह पे। द लीव्स सिंगल स्टेन पोर्शन एट द एंड, देयर आर ओवरहैंगिंग स्टेस कॉल्ड स्टिकी एंड, जो बचेगा जो साइड से निकलेगा वो स्टिकी एंड कहलाएगा। देयर आर नेम्ड सो बिकॉज दे फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट, दोनों सिरे को मैंने दिखा दिया कि कट कर रहा है। दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, और जब स्टिकी एंड दोनों, जब ये स्टिकी एंड बनाएगा तो स्टिकी एंड दोनों को जोड़ेगा वाया डीएनए लाइगेज। ये डायग्राम में आपको दिख भी रहा है, ये देखिए यहां पे इसने कट किया, अलग दोनों सिरे अलग अलग थे, अब ये डीएनए लाइगेज इस स्टेन को और इस स्टेन को दोनों को जोड़ेगा। बात समझ गए? तो ज्वाइनिंग टू मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल यहां पे जुड़ जाते हैं। बात क्लियर? तो अगर हम पूरी बात फाइनली यहां से कर लेते हैं लास्ट तक, तो ये बात निकल के आई कि हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको कट किया और डीएनए लाइगेज को इसको जोड़ा। लेकिन एक बात यहां पे याद रखना है कि स्टिकी एंड होना बहुत जरूरी है। एक सवाल यहां पे और, तभी ब्लंट एंड भी आप समझ सकते हैं। ब्लंट एंड क्या है? अगर एक ही तरीके एकदम सेंटर से कटे कोई चीज तो ब्लंट एंड बनेगा, और इसका एक एग्जांपल होता है इको R5, नीट में आ चुका है सवाल ये। इको R5, इको R1 स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, इको R1, लेकिन इको R5 ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, और ये किसी काम का नहीं है, ये बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल नहीं होता, इट इज वेस्टलेस और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर डीएनए स्टिकी एंड बनेगा तो ही आगे बायोटेक प्रोसेस आगे बढ़ेगी, अदरवाइज ये आगे और बढ़ नहीं सकती। क्लियर? चलो लास्ट में इसको और एक बार देख लीजिए आप, क्या लिखा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट्स। आपको पता है रिकॉम्बिनेंट्स के लिए होगा मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, अलग अलग जगह से आएंगे। एक आपका वेक्टर का डीएनए होगा, दूसरा आपका डिजायर्ड जीन होगी। व्हेन कट द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट सेम काइंड ऑफ नोन एज स्टिकी एंड, दे कैन ज्वाइन विद द डीएनए लाइगेज। एक पॉइंट जो मैं पीछे भी डिस्कस करके आया हूं, अगर इको R1 है तो स्टिकी एंड बनाएगा, इस तरीके का कट जो बनता है इसे स्टिकी एंड बोलते हैं। और अगर ब्लंट एंड बन रहा है, यानी इस तरीके से कोई स्पेस नहीं मिल रहा है जोड़ने के लिए, तो एक एग्जांपल और मिल गया SMA1, ये भी ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, और इको R5 पीछे कहा ये भी ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। तो ब्लंट एंड हमारे बायोटेक के लिए अच्छा नहीं है, और स्टिकी एंड जो कि ऐसा एंड बनाता है जो चिपक सके, जुड़ सके, और जिसको डीएनए लाइगेज जोड़ सके, ये हमारे काम का होता है। तो पूरी प्रोसेस को एक बार इस डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। डायग्राम देखिए, ये फॉरेन डीएनए है, ये हमारा वेक्टर डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड का नाम भी देते हैं, ठीक है ना। सेम एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट बोथ फॉरेन एंड डीएनए एंड वेक्टर डीएनए, पीछे आपसे कहा था। ये इतना टुकड़ा बन गया, इसको भी उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया और इसको भी उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया। यहां पे इतनी जगह मिल गई, अब इसको ले जाके ये जोड़ देगा। क्लियर? लाइगेजेस ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, यहां जुड़ गया, और अब जो डीएनए बना दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। क्लियर? तो डिजायर्ड जीन हमको यहां से मिली और डिजायर्ड जीन को हमने प्लाज्मिड में जोड़ दिया। अब ये हमारा जो ये नया टुकड़ा जो जोड़ा है ये प्लाज्मिड में जुड़ गया, और इसे बोलते हैं आरडीएनए। क्या बोलते हैं? आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और अब ये जिस सेल में आगे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, जैसे कि ई कोलाई में, वहां ये डिवाइड करेगा, और मैंने आपसे कहा था ना कि उसी चीज में इंट्रोड्यूस करना है वेक्टर डीएनए में। जब आप इसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो वेक्टर डीएनए मल्टीप्लाई कर सके, और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा एंटर किया है वेक्टर डीएनए, ये मल्टीप्लाई करके 2 सेल, यानी कि अब जितनी सेल बनाएगा उस प्रत्येक सेल में जो डीएनए होगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, और हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी। इसकी पूरी इंटरनल प्रोसेस और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में इतनी ही मैकेनिज्म आपसे डिस्कस करनी है, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट चलते चलते एक बार और, वो आप लास्ट में जो लिखा वो भी पढ़ लीजिएगा। यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट द वेक्टर एंड सोर्स डीएनए द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। हम कम से कम इसी वीडियो में 3 बार बोल चुके हैं कि वेक्टर और डिजायर्ड जीन दोनों को एक ही एंजाइम कट करेगा तभी रिकॉम्बिनेंट बन सकता है। समझ पा रहे हैं ना?
अनलेस अनटिल इट इज नॉट टू बी फॉर्म्ड। तो ये बात आपको अगर क्लियर हो गई हो तो ये तो पूरी बात हुई हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने की। आज के लेक्चर में हमने घुमा फिरा के आपको अगर फाइनली बताऊं तो मैंने सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ही बात करी है, कोई और एडिशनल आपसे बात नहीं किया। अब अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए की। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले में। थैंक यू।